5 दिन पहले कट्टरपंथी गैंग ने सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाने के मकसद से नाव पर बैठकर बीच गंगा में इफ्तार पार्टी की। गंगा के गुनहगारों पर बड़ा खुलासा। नाव हाईजैक कर गंगा में ले गए थे। नाव मालिकों का किया था अपहरण। जी हां, बोट पर सवार होकर बीच गंगा में इफ्तार करने वाले मियां भाई की ये वो करतूत है जो अब जाकर सामने आई है। जिस नाव पर बैठकर 14 लोगों की इस गैंग ने बीच गंगा में चिकन बिरयानी खाई और हड्डियां गंगा में फेंकी, वो नाव उनके मालिक को बंधक बनाकर हाईजैक कर जबरन इफ्तार के लिए ले जाई गई थी। उस वीडियो के वायरल होने के बाद बवाल हुआ और बवाल के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। नाविक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और नाविक ने अपने बयान में पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उसका अपहरण इसी घाट से हुआ और उसके साथ जान से मारने की धमकी देते हुए उसके बोट को हाईजैक कर लिया गया। नाव संचालक अनिल साहनी और सह संचालक रंजन साहनी ने यह खुलासा किया है। नाव संचालकों के मुताबिक इफ्तार पार्टी के लिए उनकी नाव हाईजैक की गई थी। आरोप है कि नाव संचालकों को अगवा कर नाव जबरन इफ्तार पार्टी के लिए ले जाई गई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस में डकैती और अपहरण की धाराएं भी बढ़ा दी हैं। इस खुलासे के बाद गंगा में नाव पर बैठकर इफ्तार करने वाली सभी आरोपियों की मुश्किलें अब और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नाविक थे, जैसा कि हमने पहले बताया था, रंजन साहनी और अनिल साहनी का बयान जो विवेचक ने पर्चा नंबर 4 पे दर्ज किया था, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पढ़ के कोर्ट को सुनाया और यह बताया कि उसके इच्छा के विपरीत नाव को ले जाया गया, उसको ज़बरदस्ती ले जाया गया। लिहाजा इसमें बीएनएस की धारा 308(5) बनती है, जिसमें 10 साल की अधिक की सजा है। नाव पर इफ्तार पार्टी कर हड्डी के टुकड़े गंगा में फेंकने के मामले में गिरफ्तार सभी 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि पेशी के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में रोने लगे, कान पकड़कर जज के सामने अपने किए की माफी मांगने लगे, लेकिन गंभीर धाराओं के चलते उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। कोर्ट ने सभी की क्रिमिनल हिस्ट्री भी पेश करने के निर्देश दिए हैं। गंगा को पवित्र करने वाली इस गैंग पर और भी संगीन इल्जाम लगे हैं। वादी पक्ष के वकील ने आरोपियों के परिजनों की ओर से धमकी दिए जाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत में हम लोगों को भी धमकी दे रहे हैं। अभी ऑन मीडिया के सामने जिस प्रकार से इन लोगों ने अदालत में धमकी दी है, वादी मुकदमा को लगातार फोन करके धमकियां दी जा रही हैं। इनका यह कृत्य निंदनीय है और इन सब लोगों के ऊपर रासुका लगाकर इनको बुक करना चाहिए, रासुका में जो है। वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष के लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खाकर गंगा में फेंकने का कोई वीडियो है ही नहीं। आधा अधूरा वीडियो दिखाकर आरोपियों के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई की जा रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं। कुरान शरीफ वहाँ पे रोजा खोल लिया तो बोला आपने वहाँ पे चिकन के टुकड़े फेंके, बताओ कोई वीडियो जहाँ से दिखता हुआ आपको दिखा रहा है? वहाँ पे कुछ नहीं, बस बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाओ, मुसलमानों को परेशान करो, जेल में डालो। देश के अंदर अब क्या मुसलमान होना एक गुनाह हो चुका है? हाँ, क्या मुसलमानों को इस तरह से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जान से मार डालने की धमकी दी जाएगी और सरकारें खामोश बैठ के तमाशा देखेगी? हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु इस तरह से गंगा में इफ्तार करने और गंगा को पवित्र करने की घटनाओं को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है इस्लाम के उसूलों और ज़ाब्तों के खिलाफ है। नौजवानों को समझना चाहिए कि इस तरह के काम करने से इस्लाम की बदनामी होती है, मुसलमानों की बदनामी होती है। इस्लाम सादगी को पसंद करता है। सादा रहें, सादा जीवन गुजारें और किसी की आस्था को तकलीफ न पहुंचाएं। इस मामले में जी मीडिया ने उन नाविकों से भी बात करने की कोशिश की जिन्होंने कट्टरपंथी गैंग पर खुद को अगवा करने और नाव को हाईजैक कर ले जाने के आरोप लगाए हैं, लेकिन वो इनके डर से कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हैं। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं, यानी गंगा में इफ्तार करने वालों की ईद अब सलाखों के पीछे ही मनेगी। ये तय हो चुका है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और सीएम योगी का साफ कहना है सनातनी सब कुछ बर्दाश्त करेगा लेकिन अपने धर्म से खिलवाड़ नहीं। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ
कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। यही वजह है कि ये कट्टरपंथी अब सलाखों के पीछे हैं और 1 अप्रैल से पहले इन्हें राहत भी नहीं मिलने वाली। इनकी जमानत पर सुनवाई 1 अप्रैल को ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छा, कोई त्योहार आए, कट्टरपंथी गैंग माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने लग जाता है। नोटिस किया होगा आपने, नवरात्रि के पहले दिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमला बोला। कहीं मार मार कर खून निकाल दिया गया तो कहीं गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। और ये सब हुआ हिंदू युवकों के हाथ में कलावा और कड़ा देखकर। लेकिन ये कट्टरपंथी भूल गए कि ये योगी का नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ नफरतियों की गर्मी निकालना योगी फोर्स बखूबी जानती है। हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अब अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। जरा मार देंगे तुमको और बताओ, जरा मारे तो नहीं। फिर उसके बाद उसने गाली गलौज शुरू कर दी। फिर उससे 2 आदमी उतरे, दोनों ने मारना शुरू कर दिया। राह चलते जो घटनाएं होती वो किसी के साथ ना हो और धार्मिक मुद्दों को लेके कतई ना हो। गर्व से कहो हमें हिंदू। शमशाद, नौशाद, सरताज, दिल, सुहेल, दानिश, फैजान, इन जैसे न जाने कितने कट्टरपंथी हैं जिनके निशाने पर हिंदू रहते हैं। इनका मकसद केवल हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का ही होता है। ये तस्वीरें तो कुछ ऐसे ही कहानी बयां कर रही हैं। हाथों में डंडे, जान लेने को उतारू कट्टरपंथी, हिंदुओं को रौंदती गाड़ी, रात में जबरदस्त बवाल। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे हिंदुओं का नववर्ष लगते ही कट्टरपंथियों का गैंग एक्टिव हो गया है। ईद से पहले भाईजान ने हंगामा कर दिया। अलविदा की नमाज के रोज हिंदुओं को मारने दौड़ पड़े। रमजान के जिस पाक महीने में अमन और शांति की दुआ मांगी जाती है, उसकी शुरुआत से लेकर विदाई तक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाने के अलग अलग हथकंडे अपनाए। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें कानपुर और अलीगढ़ की हैं। कानपुर में हिंदू के हाथ में कलावा देखा तो मियां भाई ने मारपीट की और अलीगढ़ में ईद से पहले बाजार में किसी मामूली बात पर कहासुनी हुई जो देखते ही देखते बड़े बवाल में बदल गई। डंडा वंडा सब कुछ लेके उतरे वो, तो उन्होंने आते ही आते और डंडा बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं वहाँ से भागा, फिर जान बचा के इधर हूँ। फिर मोहल्ले में मैंने हल्ला मचाया। उसके बाद मोहल्ले वाले गए, जब तक तो वो भाग गए। इस पे तो तलवारें ही चली हैं, जो भी कुछ चला है, चक्कू, तलवार, घूसा, लाते, जो भी था इन पे वो सब कुछ चला है। गाड़ी उसने रोकी नहीं है बिल्कुल भी, वो भगाए ले गया। किसी की जो भी दिख रहा है उसी के ऊपर चढ़ा रहा है वो। कानपुर में राहुल शर्मा नाम का युवक अपने दोस्त के साथ स्कूटी से जा रहा था। तभी स्कूटी मोड़ने के दौरान उसकी एक कार से टक्कर हो गई। उस कार में शमशाद, नौशाद, सरताज और एक मुस्लिम महिला सवार थी। टक्कर के बाद सभी लोग कार से उतरे और राहुल के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। राहुल और उसके दोस्त ने विरोध किया तो कट्टरपंथी गैंग ने बड़ा बवाल शुरू कर दिया। आरोप है कि राहुल और उसके दोस्त के हाथ में कलावा और कड़ा देखकर कट्टरपंथी और ज्यादा भड़क गए, जमकर लात घूंसे चलाने लगे। मेरा उसने कलावा देखा, कड़ा देखा, कह रहा तुम हिंदू हो तो तुमको और मारेंगे। लाल आंख, मारपीट के बाद घबराहट। ये वही राहुल है जो कट्टरपंथियों का शिकार हुआ है और आप बीती बताते हुए भी सिहर रहा है। अंदर से 3-4 लोग आ गए, सबने मारना पीटना शुरू कर दिया। हमको भी मेरा हाथ मोड़ा है, पीठ में डंडे मारे हैं, नाक से खून, मुंह से खून और आंख में यहाँ भी देखिए पूरी लाल पड़ी हुई है इस साइड से। कलावे से इतनी नफरत, कड़े से इतनी चुड़हन। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर अलीगढ़ में भी आदिल, सुहेल, दानिश, फैजान समेत 31 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कट्टरपंथियों को ये संदेश दे दिया गया है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने का मतलब क्या होता है। पुलिस व्यक्ति से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस की 2 टीमें बनाकर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर अभियोग का निस्तारण किया जाएगा तथा मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। योगी के यूपी में आरोपी कोई भी हो, सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया जाता है। कलावा देखकर हमला करने वाले कट्टरपंथियों को अब योगी फोर्स छोड़ने वाली नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब ईद पर भाईजान एक दूसरे से गले मिलकर ईद की खुशियां बांटते हैं, जाहिर सी बात है यही होता है। लेकिन इस बार ईद से पहले मियाँ जी भड़के हुए हैं। पर्व और त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए की जा रही योगी प्रशासन की सख्ती भाईजान को जो है वो पसंद नहीं आ रही। उनकी ये नापसंदगी ईद और नवरात्र के पर्व में उपद्रव की वजह ना बन जाए, इसके लिए सीएम योगी ने ऑपरेशन परेड एक्टिव कर दिया है। क्या है ये देखिए। और ये भी कॉल हमने की है वो हमारी कॉल नहीं उठाते, काट देते हैं। कांवड़ यात्रा पे और भी आयोजन हुए, उस पर कुछ वर्षा की अनुमति भी मिलेगी। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। ईद का चांद आसमान में दिखेगा, पूरे महीने रोजा रखने वाले मियाँ जी ईद मनाएंगे। लेकिन ईद से पहले योगी प्रशासन के एक इनकार से भाईजान के चेहरे लटके हुए हैं। मियाँ जी में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि रमजान में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए योगी प्रशासन ने कई सख्त फैसले लिए हैं। पहला फैसला जो मियाँ भाई की नाराजगी की वजह है, नमाजियों पर पुष्प वर्षा की मांग, जिसकी इजाजत अभी तक नहीं मिली। मियाँ भाई के गुस्से की दूसरी वजह है संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई और लाइटिंग की इजाजत नहीं मिली। योगी प्रशासन ने रमजान के महीने में किसी भी तरह की अराजकता को पनपने से पहले ही रोकने के लिए मियाँ जी की दोनों चीजों को साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि संभल में हुई हिंसा के बाद से योगी प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था से जरा सा भी छेड़छाड़ नहीं करता। इसलिए तो विवादित जामा मस्जिद इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाके में पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ऐसे दरकिनार करते हुए भी संभल की विवादित जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली पुताई की अनुमति नहीं मिलने से नाखुश नजर आ रहे हैं। देखिए वहाँ से कोई जवाब नहीं आया आज तक भी, और ये भी कॉल हमने की है वो हमारी कॉल नहीं उठाते, काट देते हैं। ASI के जो ऑफिसर्स हैं उनको मैंने कई बार कॉल की है, और वैसे रजिस्टर्ड हमने उनको लेटर्स भेजे हैं जिसका कोई जवाब आज तक नहीं आया। अब आप संभल में रहने वाले आम मुसलमानों के तेवर देखिए, जो ईद पर मस्जिद रंगाई पुताई और लाइटिंग की इजाजत न मिलने पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पहले से लगातार होती चली आ रही है, तो इस बात नहीं होना गलत है, आदेश अनुमति न देना गलत है। आप अपने घर मकान को सजा सकते हैं, आप अपने धार्मिक स्थल को सजा सकते हैं, इसमें परमिशन की कहाँ पे आवश्यकता आ गई? अच्छा, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में ऐसा है? अगर है तो सरकार उसको फॉलो करवाए। वहीं मुस्लिम नेता फिरोज खां भी अड़े हैं कि नमाजियों पर पुष्प वर्षा करके रहेंगे, चाहे योगी प्रशासन इसकी इजाजत दे या नहीं। हमें अनुमति भी मिलेगी, और यदि अनुमति नहीं मिलती है तो फिर हम अपने खर्च पे इस कार्य को करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। साफ है मियाँ जी भी ईद से पहले भारी रोष में हैं। ऐसे में किसी तरह का कोई विवाद या हिंसा कहीं ना बिगड़े, इसके लिए योगी के प्रशासन से लेकर उनकी पुलिस फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। कहीं योगी फोर्स एक्शन में है, कहीं पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के बूटों की धमक सुनाई दे रही है, कहीं गश्त है, कहीं फ्लैग मार्च हो रहा है। यानी हर वो तरीका अपनाया जा रहा है जिस कट्टरपंथी उपद्रव करने की हिम्मत ना जुटा सके। लखनऊ, संभल, फतेहपुर, आगरा, महाराजगंज, एटा, यूपी के हर जिले में ईद और नवरात्रि को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यही वजह है कि अलविदा की नमाज पर भी सख्ती साफ देखी गई। अलविदा की नमाज अदा हो चुकी है और कल ईद मनाया जाएगा, और ईद को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग सड़कों पे नमाज अदा करते हैं, जिसे लेकर पुलिस तमाम मस्जिद कमेटी और अमन कमेटी के साथ मीटिंग तय की है कि लोग शिफ्टों में नमाज अदा करें, ना कि सड़कों पर नमाज अदा करें। और योगी फोर्स ईद पर किसी भी तरह का विवाद रोकने के लिए किस कदर सजग है, इसकी मिसाल कन्नौज में दिखी, जहां नियमों का उल्लंघन करने पर योगी फोर्स ने लाउडस्पीकर उतार दिए। यूपी पुलिस के जवानों से लेकर अफसर तक सब सड़क पर उतरे हुए। संवेदनशील इलाकों में चेकिंग से फ्लैग मार्च तक किया जा रहा है। उपद्रवियों को मैसेज क्लियर है, यूपी में दंगे का स्कोप नहीं है। गाजियाबाद से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में इस बार की ईद दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। उत्तम नगर का इलाका तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये वही जगह है जहां होली के दिन तरुण की निर्मम हत्या हुई थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने भी धमकी दी थी कि उनकी होली खराब हुई तो हम उनकी ईद खराब कर देंगे। पुलिस ने इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया है। मस्जिद से लेकर मकानों तक पर पुलिस का कड़ा पहरा है। उनकी ईद खराब करेंगे।
वो लोग काफी तादाद में जा रहे हैं कि भाई गाँव में ही ईद मनाएंगे, ईद हम यहाँ नहीं मनाएंगे। डर से लोग गांव जा रहे हैं। कल ईद है और आज दिल्ली का उत्तम नगर खौल रहा है। इनने हमारी होली खराब की। सांप्रदायिकता की चिंगारी कब शोला बनकर पूरे इलाके में कहर बरपा दे, माहौल में खौफ घुल गया है। अलविदा की नमाज हुई, सब कंट्रोल में रहा। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया है कि अफवाह उड़ाई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। पुलिस के शॉट्स दिखा देते हैं। रितेश भार्गव मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं। लगातार पुलिस की टुकड़ियां यहाँ घूम रही हैं, चाहे वो महिला पुलिस हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हों, सब। दिल्ली पुलिस उत्तम नगर के मुस्लिम समुदाय के साथ अमन कमेटी की 30 बैठक कर चुकी है। लोगों को भरोसा है कि उनकी ईद खराब नहीं होगी। पुलिस सुपर एक्शन मोड में काम कर रही है। हम अपील ये करना चाहेंगे कि सभी धर्मों के लोग संयम रखें। जैसे हम 50 साल से रहते आ रहे हैं, ईद होली बराबर में पहले से भी मनाते थे, अब भी ऐसे ही मनाएं और हमारा किसी से मनमुटाव ना है। ये बाहर के लोग थे जो हमें थोड़ा बहका गए। कोई भी अफवाह पे ध्यान देना, अफवाह फैलाएं, कोई भी बूमर फैलाना बहुत कानून के खिलाफ है। ध्यान रखें इस चीज़ का। आप लोग इस चीज़ को भी ज़्यादा हाईलाइट करें कि कोई भी बूमर ना फैलाए। उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन, जे कॉलोनी, मस्जिद का इलाका। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पुलिस को सख्त निर्देश दिया है कि हालात किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं चाहिए। लिहाजा पूरा उत्तम नगर ही छावनी में तब्दील किया जा चुका है। पुलिस के आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं, सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही ना रह जाए। लिहाजा पुलिस गली गली सुरक्षा का जायजा ले रही है। माहौल एकदम बिल्कुल फिट है सर। ये जो बिल्कुल चाक चौबंद है और इलाके में सब लोग अमन चैन के साथ में फंक्शन निपटेगा हमारा बढ़िया तरीके से। ईद पर क्यों है उत्तम नगर में डर का माहौल? ऐसा क्या हुआ है कि उत्तम नगर में दंगा भड़कने की आशंका पैदा हो गई है? हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिकता का जहर घोलने की साजिश किसकी है? इन सारे सवालों का जवाब है उत्तम नगर में होली के दिन हुई 26 साल के तरुण की हत्या। 4 मार्च को होली के जश्न के दौरान एक हिंदू और मुस्लिम परिवार के बीच विवाद बढ़ने के बाद तरुण पर क्रिकेट बैट, लोहे की रॉड और पत्थरों से हमला किया गया। उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद से ही हिंदू संगठन सड़क पर उतरा, प्रदर्शन शुरू हो गया। आरोपियों की फांसी देने की मांग उठी और माहौल धीरे धीरे इतना बिगड़ गया कि बात ईद पर सांप्रदायिक दंगे की आशंका तक जा पहुंची। ईद के मद्देनजर द्वारका में 100 से ज्यादा पिकेट पॉइंट्स बनाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों, खासकर हस्तसाल गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। छतों पर निगरानी यानी रूफ टॉप सर्विलांस के साथ साथ लगातार गश्त की जा रही है। जिनकी होली खराब हुई वो ईद खराब करने की धमकी दे रहे हैं और जिनकी ईद है वो पूरे जोश के साथ त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस है जिसके सामने ईद में खलल ना पड़े इसकी चुनौती है। यहाँ टीमें मौजूद हैं और वो हर एक चप्पे चप्पे पर जाकर जो है जिस तरह से ब्रीफिंग हुई है आला अधिकारियों की उसको देखते हुए जो है अपने पूरा उस पर लगी हुई हैं। लगातार फ्लैग मार्च, लगातार गश्त हो रही है पुलिस की और 24 घंटे 7 दिन पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री के फोर्सेस यहाँ लगी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, उत्तम नगर, दिल्ली। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज दिन भर जिन्ना गद्दार का नारा गूंजता रहा। स्टूडेंट्स जिन्ना की तस्वीर के साथ कैंपस में प्रदर्शन करते रहे। छात्रों ने चेतावनी दी है कि ये विरोध प्रदर्शन और तेज हो जाएगा। जिन्ना के खिलाफ इस विद्रोह की वजह है जिन्ना को यूनिवर्सिटी के राजनीति शास्त्र के पीजी कोर्स में शामिल करना। सिलेबस में जिन्ना को यह कहते हुए जोड़ा गया है कि वो देश के अल्पसंख्यक लीडर थे और उनके बारे में छात्रों को जरूर जानना चाहिए। अब छात्र पूछ रहे हैं कि जिन्ना कब से भारतीय हो गया? जिन्ना ने माइनॉरिटीज को कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं किया है। जिन्ना ने जो है वो देश को बांटने का काम किया है। पाकिस्तानी एजेंडा बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज भी किस प्रकार से जिन्ना को एक सॉफ्ट विलन, एक सेकुलरिज्म का लीडर के रूप में दिखाने का काम ये डिपार्टमेंट कर रहा है। जिन्ना का महिमा मंडन बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्म के नाम पर हिंदुस्तान को बांटा था, किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये एजुकेशन के एस्पेक्ट को छोड़कर भी अगर हम बात करें तो देश के संविधान के सेकुलर वर्ड की धज्जियां उड़ाने का काम जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी ने किया है। उसी मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है जिसने मजहबी पाकिस्तान मांगा।
और देश के दो टुकड़े कर दिए। इसी जिन्ना का भूत जम्मू यूनिवर्सिटी में फिर पैदा हो गया, जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में जिन्ना को सिलेबस में शामिल करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जिन्ना को कैसे मान लिया गया देश के अल्पसंख्यकों का लीडर? जिन्ना को सिलेबस में शामिल करने के पहले किससे ली गई परमिशन? हंगामा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से सिलेबस वाला जिन्ना निकलकर अब जम्मू यूनिवर्सिटी के दूसरे विभागों के छात्रों को भी आंदोलित कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पाठ को हटाने की मांग की है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है और इसका मकसद छात्रों को व्यापक और संतुलित नजरिया देना है। लेकिन एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि सिलेबस से जिन्ना आउट नहीं किया गया तो आंदोलन तेज होगा। आप एक ऐसे लीडर के बारे में जो है यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और वो भी ये क्या कि ये माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आपको माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में ही पढ़ाना है तो किसी अच्छे लीडर के बारे में पढ़ाइए। ऐसे लीडर्स के बारे में जो इतने कंट्रोवर्शियल है, जिनका देश के टुकड़े करने में योगदान है, ऐसे लीडर्स को ग्लोरीफाई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है इस पूरे विश्वविद्यालय का। यहीं से जो है वो बच्चे जाके सिविल सर्विसेज में या फिर किसी भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठते हैं, तो आप उनके दिमाग में ये आइडियोलॉजी डालेंगे इस जिन्ना के बारे में ग्लोरीफाई करके, तो इस चीज़ को जो है वो बंद कर दीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं इनकी मंशा इस सिलेबस से स्पष्ट होती है कि किस प्रकार से इंडियन थॉट के नाम पर अब जिन्ना को बढ़ाना जा रहे हैं। मैं प्रश्न आपके माध्यम से इस डिपार्टमेंट से भी पूछना चाहता हूं कि जिन्ना कब से इंडियन हो गए? मैं ये प्रश्न आप सबसे भी पूछता हूं कि जिन्ना कब से भारतीय हो गए? जिसने भारत के टुकड़े किए, जिसने लाखों की लाशों के ऊपर पाकिस्तान को बनाने का काम किया, उसका महिमा मंडन ये डिपार्टमेंट करने का काम कर रहा है, उसे ग्लोरीफाई करने का काम ये डिपार्टमेंट कर रहा है, जिस विषय को लेकर हम कतई भी सहन नहीं करेंगे। जम्मू विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस विभाग में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पीजी कोर्स का सिलेबस संशोधित किया गया है। इसी बदलाव के तहत नेशनल एंड इंडियन थॉट्स यूनिट में माइनॉरिटीज एंड द नेशन चैप्टर जोड़ा गया है, जिसमें जिन्ना के विचारों को भी शामिल किया गया है। लेकिन इस फैसले के सामने आते ही विवाद शुरू हो गया और छात्र संगठनों ने इसका विरोध जताया। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की दलील है कि उनका मकसद किसी भी नेता का महिमा मंडन करना नहीं है, बल्कि एकेडमिक दृष्टि से विषय को संतुलित तरीके से पढ़ाना है। जो जिन्ना की आइडियोलॉजी है वो यहाँ ना पढ़ाई जाए, उसको लेकर ये छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर उनका कहना है कि सिलेबस से मोहम्मद अली जिन्ना को हटाया जाना चाहिए और अगर माइनॉरिटीज़ के बारे में कोई पढ़ाई करवानी है तो भारत के माइनॉरिटीज़ के बारे में पढ़ाई जाए, उनके जो लीडर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा जो है वो यहाँ पर की जानी चाहिए, अन्यथा इनके द्वारा प्रदर्शन जो है इसी तरह से जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक जोधपुर, आज़ी मीडिया, जम्मू। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की कोशिश से अतीक अहमद जैसे माफिया का तो अंत हो गया, लेकिन उसके कुछ गुर्गे अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एक कोशिश प्रयागराज में सामने आई। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 न जाने कितने तमाचे, कितने लात और घूंसे इन बेखौफ दबंगों ने खुलेआम रेस्टोरेंट के भीतर इस शख्स पर बरसाए। आगे की तस्वीर आपको दिखाएं, उसके पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर मारपीट करते जितने भी आरोपी दिख रहे हैं, ये सब के सब माफिया अतीक अहमद के गुर्गे हैं। ये शायद योगी राज में माफिया अतीक अहमद का हश्र भूल गए हैं कि अतीक के जनाजे में फतिहा पढ़ने उसकी बेगम तक नहीं पहुंच पाई थी। भूल गए हैं कि शाइस्ता बेगम और गुड्डू बम्बाई योगी फोर्स के खौफ से अब तक दर दर भटक रहे हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। अतीक के गुर्गे खुलेआम प्रयागराज के एक रेस्टोरेंट में गुंडई कर रहे हैं। मुजम्मिल नाम के प्रॉपर्टी डीलर को मामूली कहासुनी के बाद घेर कर पीट रहे हैं। लोग बीच बचाव करने लगते हैं, एक को रोकते हैं तो रेस्टोरेंट में फैले अतीक के दूसरे गुर्गे प्रॉपर्टी डीलर को मारना शुरू कर देते हैं।
दनादन थप्पड़ों की बरसात, लात घूंसे, जमीन पर गिराकर मारपीट। भरे रेस्टोरेंट में यह हंगामा खड़ा कर देते हैं। किसी तरह वहां मौजूद लोग मारपीट को रोकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर की जान इन दबंगों के हाथ से छुड़ाते हैं। अब योगी की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और इनकी तलाश में जुटी है। साफ है, अतीक के गुर्गे की गुंडई योगी निकालेंगे। अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान ने इजराइल के ऊपर जबरदस्त स्ट्राइक करते हुए हाइफा में ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। लेकिन गौर करने वाली बात पता है क्या? गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने इजराइल की ऑयल रिफाइनरी पर हमले के लिए जिस विनाशक मिसाइल का इस्तेमाल किया उसका नाम नसरल्ला था। और जानते हैं ईरान ने इस मिसाइल का नसरल्ला नाम क्यों रखा? क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का चीफ हसन नसरल्ला था, जिसे इजराइल ने बीते साल मार गिराया था। आपको याद होगा, उसी नसरल्ला को ईरान ने फिर से जिंदा किया इंतकाम लेने के लिए। देखिए, मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान कितना घातक और विध्वंसक हो चुका है, इसका अंदाजा आप इजराइल से सामने आई इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इजरायली पोर्ट सिटी हाइफा, जहां मौजूद सबसे बड़ी ऑयल गैस रिफाइनरी पर खलीफा की ब्रिगेड ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो IRGC ने हाइफा रिफाइनरी पर मिसाइलों से अटैक किया। इतना ही नहीं, हाइफा रिफाइनरी पर क्लस्टर बम भी दागे गए। हमले के बाद ऑयल गैस रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। इसके अलावा अशदोद रिफाइनरी पर भी ईरान ने अटैक किया। हमला कितना प्रचंड था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रात के वक्त हाइफा रिफाइनरी पर अटैक हुआ, लेकिन रिफाइनरी से आग और धुएं का गुबार सुबह तक उठता दिखाई दिया। ये पहला मौका है जब इजराइल की हाइफा रिफाइनरी पर ईरान ने क्लस्टर बम के साथ मिसाइल भी दागी। जानते हैं क्यों? दरअसल ईरान का यह अटैक साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले का जवाब था, जिसे इजराइल ने एक दिन पहले ही अंजाम दिया था। बस फिर क्या, ईरान ने भी इजराइल के ऊर्जा संसाधनों और तेल भंडारों को दहलाकर अपना बदला पूरा किया। ईरान के इस हमले की खास बात यह थी कि इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को सुलगाने के लिए IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया उसका नाम नसरल्ला बैलिस्टिक मिसाइल था। नसरल्ला मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने जंग में पहली बार किया, वो भी इजराइल के खिलाफ। क्योंकि नसरल्ला मिसाइल न सिर्फ एक प्रिसीजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, बल्कि इसका नाम हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरल्ला के नाम पर रखा गया है, जिन्हें इजराइल ने ही मार गिराया था। IRGC का दावा है कि नसरल्ला मिसाइल ईरान की कदर मिसाइल का एडवांस वर्जन है और इसे खास तौर पर हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल एक साथ कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, यानी ये एक हमले में कई टारगेट तबाह कर सकती है। इसकी मारक क्षमता करीब 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल मैक 5 की रफ्तार से हमला करती है। ये अपने टारगेट को ज्यादा सटीकता से भेज सकती है। ये मिसाइल खास तौर पर महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे तेल रिफाइनरी, एयरबेस, सैन्य कमांड सेंटर और अन्य हाई वैल्यू टारगेट्स को तबाह कर सकती है। शायद यही वजह है कि इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाने के लिए नसरल्ला मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिससे इजराइल को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि हाइफा रिफाइनरी इजराइल की ऊर्जा का बड़ा केंद्र है। यहाँ ईंधन और केमिकल दोनों का प्रोडक्शन होता है। ये इजराइल के घरेलू ईंधन की 60% सप्लाई करता है। इस हमले से इजराइल की ऊर्जा आपूर्ति में संकट खड़ा होगा। उद्योग और सैन्य लॉजिस्टिक्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। इजराइल में केवल 2 ही रिफाइनरी हैं, पहली हाइफा और दूसरी अशदोद, जिस पर ईरान हमला कर चुका है। हालांकि इजराइल ने अशदोद पर हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये हमले बता रहे हैं कि कैसे ये जंग अब सैन्य अड्डों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब दुश्मन की रीढ़ तोड़ने के लिए आर्थिक नुकसान पहुंचाने तक जा पहुंची है, जिसकी शुरुआत इजराइल ने की थी, लेकिन अब ईरान पलटवार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिकी वायुसेना का विध्वंसक लड़ाका, जिसकी वॉर जोन में एंट्री के साथ ही कोहराम मच जाता है, लेकिन ट्रंप के उसी धुरंधर को ईरान ने ढेर करने का दावा किया, वो भी सबूतों के साथ। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की, जिसे ईरान ने मार गिराया।
हालांकि अमेरिका ने ईरान के इस दावे को खारिज किया है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर मिडिल ईस्ट की जंग में ट्रंप के शिकारी खुद शिकार कैसे बन रहे हैं। क्या सुपर पावर के सबसे बड़े लड़ाके को ईरान ने ढेर कर दिया? क्या खलीफा ने ट्रंप के धुरंधर के आसमान में चिता जला दी? क्या यूएस के आसमानी शिकारी को ईरान ने अपना शिकार बना लिया? जिस जंगबाज के दम पर ट्रंप ईरान फतह का ख्वाब देख रहे थे, जिस बाहुबली के जरिए नेतन्याहू ईरान की सरजमी को दहला रहे थे, अमेरिका के उसी F-35 स्टील्थ फाइटर को ईरान ने राख करने का दावा किया है, वो भी सबूत के साथ। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच सामने आए इस वीडियो ने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है, क्योंकि इस वीडियो में एक फाइटर जेट उड़ता दिखाई दे रहा है। तभी उस पर मिसाइल अटैक होता है और इस हमले के साथ जोरदार धमाका और धुएं का गुबार दिखाई दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद IRGC ने दावा किया कि मिसाइल हमले में अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान ढेर हो गया। इस फाइटर जेट के मलबे को IRGC ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि यूएस सेंट्रल कमांड ने हमले की खबरों को खारिज किया है। हैरानी इस बात की है कि जहां एक तरफ ईरानी सेना अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर को मार गिराने का दावा कर रही है, तो वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि F-35 फाइटर जेट ने अपने कॉम्बैट मिशन को पूरा करने के बाद मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसके दावे में सच्चाई है, और उससे भी अहम ये कि विमान क्रैश का ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है। दरअसल अमेरिका का F-35 फाइटर जेट कोई मामूली विमान नहीं है, बल्कि स्टील्थ फाइटर जेट है जो किसी भी रडार या मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। वॉर जोन में इसकी एंट्री भर से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। आसमान में इसकी दहाड़, इसकी गरज, इसकी ललकार सन्न कर देने वाली होती है। आपको बता दें कि इस वक्त ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और इजराइल इसी लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि F-35 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। यह सिंगल सीट और सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसकी रफ्तार 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह किसी भी मौसम में उड़ान भरने में पूरी तरह से सक्षम है। यह जमीन से हवा और हवा से हवा में हमला कर सकता है। यह 1000 किलो के 6 वॉरहेड एक साथ ले जा सकता है। इसमें लगी गन 1 मिनट में 300 राउंड गोलियां दागती है। F-35 स्टील्थ फाइटर जेट के साथ न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है। दुश्मन को चकमा देने में और उस पर ताबड़तोड़ अंदाज में वार करने में इस फाइटर जेट को महारत हासिल है। यूएस एयरफोर्स में इसको पैंथर के नाम से जाना जाता है, जो शिकार करता है और फिर गायब हो जाता है। ऐसे में दुनिया के सबसे हाईटेक और महंगे फाइटर जेट का शिकार अगर ईरान ने किया है, तो ये यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी सेना के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका को अपने हथियारों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है और यही हथियार अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन जिस तरह ईरान से जंग में अमेरिकी हथियारों की बलि चढ़ रही है, उससे अमेरिकी साख को बड़ा धक्का लगा है। मुस्तफा खामेनेई जब से ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं, तब से उनका कोई सार्वजनिक वीडियो सामने नहीं आया है। लेकिन इस दौरान मुस्तफा खामेनेई से जुड़े कई दावे जरूर सामने आए। वो ये कि ईरान का नया खलीफा जख्मी है। किसी ने दावा किया कि मुस्तफा खामेनेई कोमा में हैं, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि खामेनेई रूस में छिपे हुए हैं। इसी बीच नेतन्याहू ने खामेनेई के सामने आने के लिए उन्हें ललकारा है। बस फिर क्या, ईरान की तरफ से खामेनेई का नया वीडियो जारी कर दिया गया। आखिर उस वीडियो में क्या है, देखिए। क्या आपने उसे देखा है? हमने तो नहीं देखा। जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को पुकारा या कहें सामने आने के लिए ललकारा, इसके फौरन बाद मुस्तफा खामेनेई का एक वीडियो ईरान मीडिया की तरफ से जारी कर दिया गया, जिसमें मुस्तफा खामेनेई सही सलामत बैठे दिखाई दे रहे थे। करीब 1 मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो में मुस्तफा खामेनेई अकेले नहीं थे, बल्कि उनके आसपास दर्जनों की तादाद में लोग बैठे हुए थे। वहीं मुस्तफा खामेनेई उन लोगों को तालीम देते नजर आ रहे थे। दरअसल बीते कई दिनों से ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर सस्पेंस चल रहा था। वो ये कि खामेनेई कहाँ हैं, क्या वो सही सलामत हैं या फिर इजरायली हमले में घायल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यहाँ तक किया जा रहा था कि 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका के ज्वाइंट अटैक के बाद खामेनेई ईरान छोड़कर रूस चले गए हैं।
बस मुस्तफा खामेनेई को लेकर जारी इसी सस्पेंस पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नेतन्याहू के बयान के कुछ ही घंटे बाद ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने मुस्तफा खामेनेई का वीडियो जारी कर दिया। ईरान का दावा है कि ये मुस्तफा खामेनेई का नया वीडियो है, लेकिन ईरान के दावे पर अब भी सस्पेंस है, क्योंकि चंद रोज पहले ही ईरान ने दावा किया था कि मुस्तफा खामेनेई घायल हैं। लेकिन इस वीडियो में मुस्तफा खामेनेई को देखकर ऐसा कतई नहीं लग रहा है। इसके अलावा ये वीडियो पुराना भी नजर आ रहा है, इससे शक और बढ़ गया है। लेकिन अगर ये वीडियो अभी का है और मुस्तफा खामेनेई सही सलामत हैं, तो फिर ये इजराइल और अमेरिका के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।